भाई और इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बहुत डिमांड रहती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड डिमांड रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वीज़ा इतने आसानी से मिलते नहीं हैं। अभी अगर हम बात करें स्टडी परमिट की, तो स्टडी में पंजाब हरियाणा तो पूरा उन्होंने वो कर रखा है, बिल्कुल बॉयकॉट तरीके से किया हुआ है। अच्छा। स्कैम्स इतने ज़्यादा हैं इसलिए, मतलब फेक वीज़ा, फेक परमिट्स, यूनिवर्सिटी हाँ, सब बना इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पंजाब हरियाणा के पासपोर्ट्स लेना ही बंद कर दिया स्टडी वीज़ा के लिए। वर्क के लिए तो चलो एक बार को ले रहे हैं, लेकिन स्टडी के लिए नहीं ले रहे। पर न्यूजीलैंड की तो फिर भी कम डिमांड है, वो भी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि चक्कर क्या है, न्यूजीलैंड की सारी चीज़ें ना ऑनलाइन है। मतलब आप अपना एक एक चीज़ को, अपने ऑफर लेटर को, एक एक वीज़ा को, अपना विजिट वीज़ा तक आप न्यूजीलैंड को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो। तो आप बता रहे थे केस उसका भी आया था, ज़रा उसके बारे में बताओ क्या हुआ था। न्यूजीलैंड में क्या था कि केसेस साइन अप हुए, साइन अप होने के बाद में उनको ऑफ़र लेटर मिल गया, उनको वीज़ा मिल गया, सब कुछ उनका आ गया, ठीक है। वो लोग वहाँ जानने के बाद में देखते हैं कि भाई इमिग्रेशन ने उनको पार कर दिया, वीज़ा असली था, सब कुछ असली था, पार कर दिया। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कंपनी कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही, खाली लैंड है वो जगह, जिस जगह का एड्रेस उनको दिया गया था। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। 4-5 सिनेरियोज़ होते हैं वर्क परमिट में जो फेक तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है, आपका ऑफ़र लेटर, वर्क परमिट, वीज़ा, ये सब कुछ नकली है, ठीक है। आपको यहीं पे रोक लिया, इंडिया के इमिग्रेशन पे ही रोक लिया, ठीक है, क्योंकि आपने वीज़ा के बाद पैसे दे दिए उसको, कैंडिडेट को, कंसल्टेंट को, वहाँ पे उसका पार्ट क्लियर है, ठीक है। वो एट द एंड बोल सकता है कि जी मैंने आपको वीज़ा दिया, आपने वेरीफाई नहीं करा, आपकी गलती है, उसको उसकी पेमेंट मिल गई। सेकंड सिनेरियो कहाँ आता है कि जी आपको ऑफ़र लेटर मिल गया, वर्क परमिट मिल गया, वीज़ा मिल गया, तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, आप वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने रोक लिया कि जी आपका ये चीज़ें नकली है, उसमें वो पेनल्टी और आपका डिपोर्टेशन का सीन आ गया। तीसरे सिनेरियो के अंदर सब कुछ हो गया, आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे आपको कंपनी नहीं मिलती। चौथा सिनेरियो, सब कुछ आ गया, वीज़ा आ गया, सब कुछ आ गया, आपने वेरीफाई करा लिया A to Z, यहाँ से भी वेरीफाई हो गए, वहाँ से भी वेरीफाई हो गए, कंपनी भी है, ठीक है, कंपनी भी है, आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई है उस कंपनी में, आप उस कंपनी के पेरोल पे भी हो, अब भी स्कैम हो सकता है, अब भी स्कैम है, अभी आपको उसके पेरोल पे भी हो, आपको सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन सैलरी कैसे मिल रही है जी, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, अब वो सैलरी आप कैश में निकाल के कंपनी को वापस करो और आप कैश में कहीं और काम करो। ये भी एक स्कैम चल रहा है। और जो कहीं और काम करेंगे वो तो फिर एक पार्ट टाइम जॉब वाला काम होगा। वो पार्ट टाइम करे, अब कैश में है, चाहे वो कॉफी शॉप में काम करे, चाहे तो टिम होटल्स में काम करे, लेकिन वहां पर दिक्कत क्या होती है कि जो सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है उसका टैक्स उसको पे करना है, तो वहाँ एक लाइबिलिटी इतनी तगड़ी चूता कटेंगे, सैलरी है वापस उसे दे दो, अपने वापस उसको दे दो कि मैंने ये भी यहाँ बुला दिया अब अपना देख। भाई आप एक और चीज़ बता रहे थे, जो इलीगल तरीके से डोंकी रूट से जा रहे हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीज में उन लोग को किसी वॉर का हिस्सा बना दे रहे हैं वो। ये राजस्थान में एक सीकर ज़िले में ऐसा हुआ है कि इजराइल के नाम पर में काफ़ी लोग गए, बसें भर भर के लोग जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कंसल्टेंट्स उनको बोल रहे हैं कि जी आपकी फ़्लाइट यहाँ से है, वहाँ से है, आपको इजराइल भेज रहे हैं, इजराइल भेज रहे हैं आपको। इजराइल के नाम पे उनको लेकर के गए, बीच में रूट चेंज किया, ठीक है, और उनको रशिया और यूक्रेन वाला जो युद्ध है उसके अंदर शामिल करवा दिया। अच्छा। और इसकी बाकायदा एक न्यूज़ चैनल पे रिपोर्ट आई है कि ऐसा हुआ है, और इस पे CBI ने तक एक्शन लिया है, ऐसे कंसल्टेंट को पकड़ा है। पर ये तो सिर्फ जो वैसे वर्कर्स होते हैं, बिल्कुल ही लेबर वाले, ये वर्कर्स के साथ ही हो रहा है, उन्हीं को भेजते होंगे। हाँ, ये वर्क, इसमें लेबर वाले भी इन्वॉल्व है। चक्कर क्या है, जो बिल्कुल ऐसे हैं जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, वो इतना पैसा स्पेंड नहीं कर पाते। यहाँ पे एक वो आ जाता है ना, एक कि मिडिल क्लास में भी 3 क्लास होती है, ये मीडियम क्लास वाले लोग हैं। अच्छा। जो ये चीज़ें करते हैं। ये तो बहुत ही बेकार और घटिया फ्रॉड भाई। हाँ, अब ऐसे चीज़ें हो रही, इसलिए ही ये चीज़ें ना अब इमिग्रेशन को लेकर के काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, अलग अलग तरीके के नए, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई नया फ्रॉड आ जाता है मार्केट में। इसीलिए मेरे ख्याल से इंडियन पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा रोक टोक के साथ देखा जाता है। ट्रैवलिंग में भी अगर आप वर्ल्ड ट्रैवल करने भी जाओगे ना, तो इंडिया पासपोर्ट पे कई जगहों पे ऑब्जेक्शंस उठेंगे, कई जगहों पे आपकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी। भाई हम गए थे वियतनाम, और हमारे एक फ्रेंड है, उसको ही पकड़ लिया था उन्होंने कि भाई लाओ और वियतनाम कंट्री क्या है, देखा जाए तो इंडिया छोटी सी कंट्री है, फिर वो भी इतना सोच रहा था, हमें लगा तो कुछ ज़्यादा ही है। ये चीज़ है, और ये चीज़ें इन्हीं रीजंस की वजह से है, क्योंकि स्कैम्स और फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। सामने वाली गवर्नमेंट भी मजबूर है, वो भी क्या करे, अगर वेरिफिकेशन नहीं करेगी तो उनकी कंट्री खराब होगी। भाई आप ये भी बता रहे थे कि इमिग्रेंट्स ने हैकर्स बिठा रखे हैं, वो क्या केस है वो बताओ। कई कंसल्टेंट्स ऐसे हमारे को सुनने में आए हैं जो बेंगलोर के तरफ के हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, कनाडा या न्यूजीलैंड के वीज़ाज़ वो बेच रहे हैं, और सब कुछ ऑफिशियल साइट पे वो वेरीफाई करा के दे रहे हैं, ठीक है।
जितना केस स्टडी हमने देखी है, मैं आपको ऑफ कैमरा डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स तक हमने हमारे पास जब आए हैं, पहली नज़र में हम लोग भी धोखा खा गए कि असली नकली है, क्योंकि वो इतनी सफाई से बनाए गए। कनाडा के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है LMI, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा स्कैम होता है यहाँ पर इंडिया के अंदर। अगर हम कनाडा जॉब की बात करें, LMIA के नाम पे सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। अब ये डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है कि वो कंट्री अगर ओवरसीज़ हायरिंग करेगी तो उस कंपनी को, जो कंपनी हायर कर रही है आपको, उस कंपनी को ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से लेना होगा। ये डॉक्यूमेंट शो करता है कि जी आपकी जो जॉब है वो वहाँ के किसी सिटीजन को, किसी स्पीयर होल्डर की जॉब को इम्पैक्ट नहीं कर रही। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कंपनी जो है कंपनी को मिलता है, कंपनी आपको देती है, मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है जी। अब इसके नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, नकली आ गए, ठीक है, और असली भी आ गए। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि कनाडा में असली दे दिए, ठीक है जी, असली LMIA है, सब कुछ है, लेकिन वो LMIA परचेज्ड है। कल को आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाने के बाद आपको रीच आपकी हो गई, अब आप काम नहीं कर रहे, आपको, आपके पास वर्क परमिट है लीगली काम करने का, ठीक है, लेकिन आपके पास जॉब नहीं है। ऐसे भी सीन हो रहे हैं कि आपको वर्क परमिट दे दिया, जॉब के नाम पे सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन आप उस कंट्री में जॉब तो कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंटली आपके पास जॉब नहीं है, आपको खुद ढूंढनी है। अब उस खुद ढूंढने में आप अपना पैसा खर्च करो। और हैकर्स वाला क्या सीन था भाई? हैकर्स वाला बेसिकली क्या है, बेंगलोर वगैरह की तरफ में ये कनाडा और न्यूजीलैंड का लेकर के जो स्कैम्स चल रहे हैं ना, इन्होंने क्या कर रखा है, पूरी वेबसाइट को रेप्लिका किया हुआ है। आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपने तरफ से अपने सिस्टम पे आपको वेरीफाई करा के देगा, इवन आपको पूरी वेबसाइट दे देंगे। हाँ, वो बिल्कुल सेम दिखती हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कनाडा की एक साइट है canada.gc.ca, ठीक है, अब उन्होंने gc.ca में GCC कर दिया तो इतनी नज़र किसी की नहीं पड़ने वाली है ना। तो वो ऐसे सिनेरियोज चल रहे हैं। पर भाई लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है या वहाँ जाके जब पहुँचते हैं तो वो क्लियरेंस कैसे मिल जाती है आदमी को? देखो यूजुअली वर्क परमिट्स कोविड के बाद से जो आ रहे हैं ना, वो सारे ई-वीज़ाज आ रहे हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट पे भी मैं आपको बताऊं, जो कैंडिडेट्स या जो कंसल्टेंट ये सब काम कर रहे हैं वो कोई कम चार्ज नहीं करे। 25-25, 30-30 लाख रुपए कनाडा वर्क वीज़ा का चार्ज होता है। तो वो 25-30 लाख में जो अंदर चेक कर रहा है उसको भी 100% जा रहे होंगे। अच्छा, ये भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको नहीं जा रहे होंगे, या ऐसा भी नहीं है कि कोई सिर्फ सारे पैसे वही रख रहा होगा। वो आगे कंपनी को भी दे रहा होगा, वो आगे किसी लॉयर से काम करवा रहा होगा उसको भी दे रहा होगा, वो यहाँ से क्लियरेंस कर वाले को भी दे रहा होगा। अब आप खुद एक इन जनरिक एक बात सोचो, विजिट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे ऐसे ऐसे लोग जो इंग्लिश ढंग से बोल नहीं सकते या 2-4 वर्ड भी इंग्लिश के नहीं बोल सकते, वो लोग भी वर्क वीज़ा पे बाहर जा रहे हैं और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ इंटरव्यू नहीं ले रही होंगी। स्टडी वीज़ा पे जो लोग बाहर जा रहे हैं इंटरव्यू नहीं हो रहा होगा। जब वो इंटरव्यू क्लियर करे के वहाँ जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? कोई ना कोई जुगाड़बाजी तो होगी। भाई अब ना एक क्वेश्चन राइज होता है कि कोई भी नहीं चाहेगा यार मैं स्कैमर के हत्थे पढ़ूं, कोई कैंडिडेट या कोई भी जो बाहर जा रहा हो, तो वो लोग कैसे करें कि यार आप ऑथेंटिक हो या आप ऑथेंटिक हो, ये कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपसे इस तरीके से मांग रहा है कि जी आप इतना एडवांस दो, इतना ऑफर लेटर पे दो, इतना वर्क परमिट पे दो, इतना वीज़ा के बाद दो, ये इस पे साइन अप मत करो, क्योंकि आपका सारा पैसा यहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। आप ऐसे साइन अप करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ हमारी क्या पॉलिसी है, हम एडवांस लेते हैं, ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट हम एडवांस में लेते हैं। एडवांस लेने के बाद में जब कैंडिडेट का काम हो जाता है, ठीक है, कैंडिडेट वहाँ जाए, आराम से अपना ज्वाइन करे कंपनी को, 6-8 महीने काम करे, सेटल हो जाए, वो उसको लगता है कि भाई हाँ मैं सेटल हूँ, मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ, कंट्री अच्छी है, सूटेबल है मेरे लिए, उसके बाद वो हमें धीरे धीरे करके पे करता रहे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो चारों स्कैम्स थे कि भाई वीज़ा नकली हो सकता है, इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब उसको सारी चीज़ों का डर नहीं है। इवन 5वां स्कैम जो मैं आपको बता रहा था वो ऐसा था, सब कुछ हो गया, आपको कंपनी ने जॉब पे भी रख लिया, आप 1-2 महीने कंपनी में जॉब करें, दूसरे महीने कंपनी ने आपको निकाल दिया। और अब आपका वीज़ा 2 साल के लिए वैलिड है, दूसरे महीने आपको कंपनी ने निकाल दिया। अब आप क्या करोगे? आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब जॉब वहाँ पे ढूंढोगे, ट्रैवल करोगे, उसका एक्सपेंस आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि चलो 2 महीने तो आपको जिस कंपनी ने स्टार्टिंग में जॉब दी वो आपका अकोमोडेशन देख रही है, लेकिन जब उसने आपको निकाल दिया तो ना आपके सर पे कोई छत है, ना आपके खाने का ठिकाना है, ना आपका कोई रहने का ठिकाना है। अब आपको खुद सब कुछ मैनेज करना है, खुद जॉब ढूंढनी है, खुद घर ढूंढना है, खुद खाना है, उसमें अपना एक्सपेंस खर्च करो। भाई बहुत सारे लोग आजकल इंस्टा पे भी सीधा ही बता देते हैं, हाँ जी इतनी जॉब निकली है, इतने ये प्रोफाइल है इंस्टा पेजेस पे, और क्या वेरीफाई करना चाहिए जरा ये शुभम भाई? ये सबसे बड़ा स्कैम यही है टेक्निकली अगर देखें तो, क्योंकि इंस्टा पे या अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे जो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं वो ऑथराइज है ही नहीं ये काम करने के लिए।
ऑल्दो कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और वो बाकायदा डिस्क्लेमर डाल रहे हैं इससे पहले कि भाई हम लोग जो है ऑथराइज नहीं है, तो आप हमारी बात को आपको सीरियस लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं और उनकी बात मान के भी कई लोग फंसे, ऐसे भी लोग हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे ऐसे मेरे पास कैंडिडेट्स आए हैं जो इंस्टा पे लोगों की बात मान करके अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट फंसा कर बैठे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो भाई तो क्या वेरीफाई करना चाहिए आम जनता को सबसे पहले? Basically- जैसे अगर मैं सपोज मैं एक लेमैन हूँ, मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मेरी ना बाहर नौकरी लगवा दो, और आप मतलब मेरे को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? कोई कंट्रीज ऐसी हैं जो लेजिट होती हैं या कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं, क्या क्या सबसे ज़्यादा जेन्युइन चीज़ है? कंट्रीज सारे लेजिट है। अच्छा, कंट्रीज में किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री अच्छी है कोई कंट्री बुरी है, और ऐसा कुछ मुझे नहीं है। आपके पास आके डिमांड लेटर भी चेक करना चाहिए आपका कि आपके पास वो अथॉरिटी बिल्कुल है कि बिल्कुल। नहीं? देखो ये मैं आपको बताऊं, कई कंपनीज होती हैं जो डिमांड लेटर देती हैं, कई कंपनीज होती है जो डिमांड लेटर नहीं देती, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं हायरिंग कर रहा हूँ फलानी एक कंपनी के लिए, उसने मेरे को डिमांड लेटर दिया हुआ है कि उसको इतने बंदे चाहिए। अगर वो हायरिंग बल्क में कर रहा है, डिमांड लेटर यूजुअली जो आता है वो बल्क हायरिंग्स में आता है कि उनको 100 बंदे चाहिए 200 बंदे चाहिए, लेकिन इनमें मोस्टली जो प्रोफाइल इन्वॉल्व होती है वो कंस्ट्रक्शन की हो गई, लेबर्स की हो गई, वेल्डर्स की हो गई, इस तरीके की प्रोफाइल ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जो थोड़े से इस तरीके के हो गए मैनेजर लेवल के, सुपरवाइज़र लेवल के, इनमें यूजुअली डिमांड लेटर नहीं आता, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो देती हैं, यूरोप के कुछ कंपनीज़ हैं जो देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं किसी रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ बाहर काम कर रहा हूँ, वो कंपनी के ऊपर है, वो कंपनी के पास अगर डिमांड लेटर आएगा तो वो हमें देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी। मेन आपको क्या देखना है कि अगर बीइंग अ कैंडिडेट, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो मैं कैंडिडेट हूं, मैं किसी कंसल्टेंट के पास जा रहा हूं, तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं ये चेक करूं कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है अगर मेरा काम नहीं होता है, ठीक है। अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। और जो वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो रिजेक्शन होगा तो वो मेरे पासपोर्ट पर स्टैंपिंग लगेगी, क्योंकि अगर एक बार आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की स्टैंप है तो कई कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा नहीं देंगी, ये भी सिनेरियो है। तीसरा क्या आ जाता है कि पेमेंट्स मोड क्या है, पेमेंट किस तरीके से हो रही है, ठीक है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। कई कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर ऐसी हैं जो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेती हैं जो आप अवेलेबल करा ही नहीं सकते। वो आपको बोलेंगे जी आप आ रहे हो, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ जिसमें 20 लाख रुपए कम से कम हो। अब बंदे के पास 20 लाख रुपए को बाहर करने क्या जाएगा? सिंपल सी बात है। जो बंदा एक वेयर हाउस सुपरवाइजर के तौर पे जा रहा है कि जी 50-60 हज़ार लाख रुपए कमाने जा रहा है, वो बंदे के अकाउंट में 20-25 लाख रुपए को तो बाहर क्या करने जाएगा? सही बात। बाहर वही बंदा जा रहा है जिसको भाई अपना पैसा बनाना है या जिसको थोड़ा सा अच्छा सेटल होना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, वही जा रहा है। एक ज़रूरतमंद आदमी जा रहा है जिसके पास इतना बैंक बैलेंस है वो बाहर नहीं जाता, सही बात है ना। अब एक मिडिल क्लास आदमी है जो अप्लाई कर रहा है और जो अपना एक इस कैटेगरी में जा रहा है कि मैं वेयर हाउस में चला जाऊँ या मैं स्टोर में चला जाऊँ, ठीक है, तो वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको थोड़ा सा एक अच्छी इनकम चाहिए, बस उनका और कोई पर्पस नहीं है इसमें।